हाँ जी भाई, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मजे में हैं। हाँ जी, एकदम सारे सीरियल पीरियल कार्टून वार्टून देख के बहुत मजे कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपको अगर सारे बच्चों को याद हो, हम लोग यहाँ पर अपना चैप्टर पढ़ रहे थे और उस चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड, हाँ जी, इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन नाम का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। और इस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन नाम के चैप्टर के अंदर हम लोगों ने अभी तक अपने 4 लेक्चर्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। जितने भी बच्चे आज ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, पहले वो इनिशियल 4 वीडियोस देखकर आए, तभी आपको आज का कंटेंट बहुत अच्छी तरह से ग्रिप होगा और अच्छी नॉलेज भी मिलेगी। एंड एट द सेम टाइम जो भी बच्चा ऑनलाइन यहां पर पढ़ने आया है वो प्लीज एक कॉपी पेन निकाल ले, बिकॉज आज भी हम बहुत सारी बातें यहां पर समझने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस केमिकल, अच्छा एक बात मैं और बोलूंगा, प्लीज जो ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, यहां पर इस पोर्शन के अंदर थोड़ी रिफ्लेक्शन आ रही थी, इसलिए मैंने कुछ ऐसा बनाया, इसको थोड़ा प्लीज इग्नोर करिएगा, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अच्छा, इस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के अंदर अपनी प्रीवियस 4 वीडियोस के अंदर हमने बहुत सारी बातें समझी। और अगर हम लोग बात करें, हम लोग प्रेजेंटली इस चैप्टर के 5th टॉपिक पर थे, और वो जो हमारे पास 5th टॉपिक यहां पर हमने पढ़ना था, उस 5th टॉपिक को बोला गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोग केमिकल रिएक्शन के यहां पर क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स पढ़ रहे थे। और अपने प्रीवियस 4th क्लास के अंदर हम लोगों ने इस केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट टाइप पढ़ लिया था। पढ़ने हमने 6 टाइप से जो आपने प्रीवियस क्लास में देखे भी होंगे, बट हम लोगों ने अपना फर्स्ट टाइप यहां पर कंप्लीट कर लिया था। और हमने वो फर्स्ट टाइप जो कंप्लीट किया था, उसका नाम क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज की क्लास में हम लोग इस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का सेकंड टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। और उस सेकंड टाइप का नाम, ऑलरेडी आपने वैसे नाम सारे देख लिए होंगे प्रीवियस क्लास के अंदर, आज हम उस सेकंड टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। और वो जो सेकंड टाइप हमारा डिस्कस होने जा रहा है, उस सेकंड टाइप का नाम है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आज हम लोग इन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करने वाले हैं, जो हमने अपनी क्लासिफिकेशन के अंदर कौन से नंबर पे रखा है जी? सेकंड नंबर पर रखा है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बात करते हैं। जरा ध्यान से और बहुत अच्छे से फोकस होकर सुनना है, बिकॉज इसका थोड़ा थोड़ा कंटेंट आप अपने लाइफ प्रोसेस नाम के चैप्टर बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ने वाले हो, तो थोड़ा सा वो यहां पर रिलेट होगा। यहां आपको बेटर समझ में आएगा, तो वहां भी आपके लिए इजीनेस रहेगी। ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा, इन दोनों को ना मैं एक एक कर बताने वाला हूं। पहले रिस्पेक्टिव में बात करूंगा एंडोथर्मिक की, फिर हम लोग चलेंगे एक्सोथर्मिक पे। कैटेगरी मेरी इन दोनों के लिए एक ही है कि सेकंड नंबर का रिएक्शन है। आइए जरा समझते हैं, ध्यान से देखते हैं कि क्या होता है। हर टाइप के केमिकल रिएक्शन को उसके नाम से बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अगर आप इस एंडोथर्मिक वर्ड को ध्यान से पढ़ें, इस एंडोथर्मिक वर्ड के अंदर ना आपको 2 शब्द नजर आएंगे। एक तो आपको यहां पर एक वर्ड नजर आता है थर्मिक। थर्मिक वर्ड का सीधा रिलेशन होता है हीट से। आपने शायद सुना भी होगा थर्मल पावर प्लांट। जब भी कभी कोई थर्मिक वर्ड आए, थर्मल वर्ड आए, थर्मोडायनेमिक्स आए, आप आगे जाकर पढ़ेंगे भी, तो ये थर्मिक वर्ड बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? हीट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आगे शब्द एंडो लगा हुआ है, ये एंडो शब्द का यहां पर मतलब है इनपुट आने से, इनवर्ड आने से। तो अगर हम इस वर्ड को थोड़ा स्प्लिट कर कर पढ़ने की कोशिश करें, एंडोथर्मिक रिएक्शन 2 सिंपल वर्ड्स में स्प्लिट होता है। थर्मिक मतलब हीट और एंडो मतलब इनपुट जाना। यहीं से ही ये रिएक्शन क्लियर होता है कि ये होता क्या है। ध्यान से सुनना, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर आपके पास कोई ना कोई अवेलेबल सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, और अगर इस अवेलेबल सब्सटेंस को हम लोगों ने नए प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, ये अवेलेबल सब्सटेंस नए प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब आप यहां पर हीट को इनपुट करवाएंगे। आप जब तक यहां पर हीट को इनपुट नहीं करवाएंगे, तब तक ये अवेलेबल सब्सटेंस नए में कन्वर्ट नहीं होगा। तभी बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर अगर हमें अवेलेबल सब्सटेंस को नए में कन्वर्ट करना है, आपको यहां पर हीट को इनपुट करवाना ही पड़ेगा। हीट इनपुट करने की वजह से ये बॉन्ड टूटेंगे, और बॉन्ड टूटने की वजह से नए सब्सटेंसेस में कन्वर्जन देखने को मिलेगा।
एल्स अवेलेबल सब्सटेंस का नए में बदलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो यहां हीट को इनपुट करवाकर अवेलेबल सब्सटेंस को नए में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि यहां हीट इनपुट हो रही है, तभी इसको इनपुट होने से एंडो और हीट इनपुट करवाने की वजह से थर्मिक से रिलेट किया जा रहा है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये इस रिएक्शन की एक सोल बात है कि ये होता क्या है। नेचर में बहुत सारे रिएक्शंस एंडोथर्मिक नेचर के होते हैं। हमारी बुक में भी बहुत सारे, अपने कोर्स में बहुत सारे रिएक्शन हम देखेंगे जो एंडोथर्मिक है। अभी एट प्रेजेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन का अपने एक एग्जांपल बहुत ध्यान से दिमाग में रखना है, और बड़ा इजी है, उसको आपने शायद अपनी छोटी क्लासेस से भी देखा होगा। ध्यान से देखना, अवेलेबल को अगर नए में बदलना है, आपको हीट इनपुट करवानी पड़ेगी, तभी एंडो और थर्मिक, इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। आइए जरा इसका एग्जांपल देखते हैं, एंडोथर्मिक का एग्जांपल क्या हो सकता है। ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, बहुत ध्यान से। हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखा है, वैसे तो रिएक्शन बहुत सारे हैं, हम भी अपने कोर्स में, ड्यू कोर्स में पढ़ते रहेंगे इन चीजों को, लेकिन हमारी बुक में रखा है एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल। बोला जाता है ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, आपने शायद इस प्रोसेस को बहुत बार पढ़ा होगा और आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमारे बुक्स में लिखा गया है ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हमारे बुक के अंदर इनफैक्ट पूछा भी गया है ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये कौन सी तरह का रिएक्शन है और इसे क्यों ऐसा कहते हैं, जरा ये भी एक्सप्लेन करो। आओ जरा समझते हैं। आपने शायद पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। आपने पढ़ा होगा स्टोमेटा ओपन क्लोज होता है जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज होता है, और स्टोमेटा जब ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इनटेक कर लेता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर प्लांट बाहर एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है। एट द सेम टाइम वो रूट जाइलम के थ्रू प्लांट के अंदर क्या एंटर कर जाता है, वाटर एंटर करता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में बोला जाता है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट बाहर एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करने के बाद ये बाहर एनवायरनमेंट से किसको इनटेक करेगा, वाटर। ये प्लांट के लिए दोनों चीजें अवेलेबल सब्सटेंस है। आपने शायद सुना होगा जब प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है तो प्लांट के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको किस नाम से जानते हैं जी, क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। इसी क्लोरोफिल की वजह से प्लांट एब्सॉर्ब कर पाता है एक एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज सनलाइट वाली एनर्जी। मतलब प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अवेलेबल सब्सटेंसेस थे, और अगर इन अवेलेबल सब्सटेंसेस को प्लांट ने नए में कन्वर्ट करना है और अपने लिए फूड मैन्युफैक्चर करना है, ये काम तभी होगा जब यहां पर ये स्पेशल तरह की एनर्जी इनपुट होगी। अगर यहां पर ये सनलाइट इनपुट ना हुई क्लोरोफिल की वजह से तो ये चीजें कभी भी नए में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। और शायद इसमें हम लोग यही पढ़ रहे हैं, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर अगर आपने अवेलेबल सब्सटेंस को नए में कन्वर्ट करना है वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हीट इनपुट आएगी। तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर भी प्लांट्स ने बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक किया, प्लांट्स ने बाहर से रूट जाइलम के थ्रू वाटर इनटेक किया, ये प्लांट के लिए अवेलेबल सब्सटेंस हो गए। अब अगर इन अवेलेबल सब्सटेंस को नए में कन्वर्ट करना है, प्लांट ने अपने लिए फूड मैन्युफैक्चर करना है, ग्लूकोज बनाना है, ये तभी हो पाएगा जब प्लांट की बॉडी में क्या एंटर करेगा, सनलाइट। क्योंकि यहां पर सनलाइट इनपुट हो रही है, इनवर्ड जा रही है, तभी जाकर नई चीजें बन रही हैं। इसलिए ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये कौन सी तरह का रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। तो प्लांट जब इन दो चीजों को एब्सॉर्ब कर कर, सनलाइट को एब्सॉर्ब कर कर ये सारा प्रोसेस करेगा, अब प्लांट अपने लिए मैन्युफैक्चर कर पाएगा क्या, C6H12O6। आपने देखा होगा इस C6H12O6 को क्या बोलते हैं जी, बिल्कुल ग्लूकोज बोलते हैं। और साथ ही साथ प्लांट एनवायरनमेंट के लिए क्या बनाने वाला है, ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस भी अगर एनवायरनमेंट के अंदर जानी है वो भी स्टोमेटा के थ्रू जाएगी, तभी बोला जाता है स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज करता है, ओपन क्लोज होता रहता है गार्ड सेल के थ्रू और इसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज होता है। हेंस कंक्लूडिंगली एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी तरह का रिएक्शन है जिसके अंदर किसी भी अवेलेबल सब्सटेंस को अगर नए में कन्वर्ट करना है ये तभी हो पाएगा जब उस रिएक्शन के अंदर हीट इनपुट जाएगी, तभी इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। बहुत सारे हैं, अभी एट प्रेजेंट याद रखना है
फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है आपको उससे भी बेटर क्लैरिटी में आना चाहिए, जो कि बड़ा आसान है। प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अवेलेबल सब्सटेंस थे। ये अवेलेबल सब्सटेंस नए में कन्वर्ट ना हो पाते जब तक प्लांट की बॉडी में क्या ना एंटर करता, सनलाइट, ड्यू टू क्लोरोफिल। तो यहां पर सनलाइट इनपुट हुआ है, तब जाकर अवेलेबल से नए सब्सटेंसेस क्रिएट हुए हैं। हेंस इस तरह के रिएक्शन को एंडोथर्मिक बोला जाता है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन सी तरह का रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। आगे और भी बहुत सारे आएंगे। एट प्रेजेंट इस सिचुएशन के अंदर, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, आपको फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल बड़े अच्छे से क्लियर रखना है। बहुत आराम से स्प्लिटेड वर्ड को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। हीट इनपुट होगी तभी अवेलेबल नए में कन्वर्ट होगा। यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट के लिए ग्लूकोज तभी बना पाएंगे जब यहां पर सनलाइट इनपुट होगी। बिना सनलाइट इनपुट करवाने की वजह से ये काम कभी नहीं होगा। अगर ये काम कभी नहीं होगा, हेंस ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन सी तरह का रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़कर आए हैं। अगर आप कोई इक्वेशन नोट कर रहे हैं तो आप साथ साथ अगर इसकी बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होता रहेगा। एक बार जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वीडियो पॉज कर खुद की बैलेंसिंग भी ट्राई करें, बिकॉज बैलेंसिंग करने की वजह से ही हमारे प्रैक्टिस में आने की वजह से ही बैलेंसिंग होगी। आओ जरा इसकी बैलेंसिंग देखते हैं, फिर हम लोग इस सेकेंड टाइप पे भी चलते हैं। बट सोल बात नहीं याद रखनी, हीट को इनपुट करवाना पड़ेगा तभी नई चीजें बनने वाली है। यहां पर भी ये अवेलेबल चीजें नए में तभी कन्वर्ट होगी जब सनलाइट एंटर करेगी। हेंस फोटोसिंथेसिस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आओ जरा इसकी बैलेंसिंग देखते हैं। अच्छा, अगर आप ध्यान से इधर एनालाइज करो, लेफ्ट साइड के अंदर कार्बन 1 अवेलेबल है, राइट साइड के अंदर कार्बन कितना है, 6। हम बैलेंसिंग समझ चुके हैं। लेफ्ट में 1 है, राइट के 6 है। अगर ऑनलाइन में किसी ने बैलेंसिंग नहीं समझी है, वो पिछली वीडियो देख के आए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब यहां पर कार्बन 6 है और लेफ्ट साइड पे कार्बन 1 है। हेंस अगर इस कार्बन को मुझे 6 बनाना है तो मेरे पास एक नंबर आ गया, और मेरे पास नंबर क्या है, 6। अब इस नंबर को कहां इंट्रोड्यूस करेंगे, जी बिल्कुल, हम लोग इस कंपाउंड के आगे इंट्रोड्यूस करेंगे। इस 6 लग जाने की वजह से कार्बन के साथ भी काउंट होगा और ऑक्सीजन के साथ भी काउंट होने वाला है। जब भी कभी आप कोई नंबर इंसर्ट करें, उस इक्वेशन को जरा एक बार जरूर चेक करें, बिकॉज कभी कभी किसी चीजों को ऐड करने की वजह से आपकी दूसरी चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। अच्छा, कार्बन 6, इधर भी कार्बन क्या हो गया, 6 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एटम आपके पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरा होल्ड करते हैं हम लोग, पहले जरा हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। कोई ऐसा तरीका नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। बस जैसे जैसे आप इक्वेशंस की प्रैक्टिस में आएंगे, आपको बहुत सारी चीजें खुद के एक्सपीरियंस से गेन होंगी और आपको पता लगना स्टार्ट हो जाएगा कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, ऑक्सीजन को जरा होल्ड करते हैं, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को एक बार बैलेंस करते हैं, फिर हम ऑक्सीजन पे भी वापस आएंगे। किसी भी एटम को छोड़ना नहीं है। आओ देखते हैं जरा। कार्बन तो 6 दोनों साइड हो गया। लेफ्ट साइड के अंदर अगर आप चेक करो, जो हाइड्रोजन है वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, 2 में। और राइट साइड में अगर आप चेक करो, हाइड्रोजन कितना अवेलेबल है, 12 है। वहां 12 है प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में 2 है। इसको आपको 12 बनाना पड़ेगा। अगर इसको आपको 12 बनाना पड़ेगा, यहां पर मैं एक नंबर इंट्रोड्यूस करता हूं, दैट इज 6। अब ये 6 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमने कोई भी नंबर इंसर्ट करना है, उस नंबर को हम लोगों को आगे इंसर्ट करना है और वो नंबर सबके साथ काउंट करेगा। और अगर कोई टेल में लगा हुआ है, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब नंबर इंसर्ट किया, आओ जरा इक्वेशन को दोबारा चेक करते हैं। कार्बन 6, इधर भी कार्बन क्या हो गया, 6 हो गया। दोनों साइड कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन 6 2 12, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अच्छा, अब जो बचा एटम हमारा ऑक्सीजन का, आओ जरा उसे भी चेक करते हैं। लेफ्ट साइड पर अगर आप रिएक्टेंट साइड में एरो के लेफ्ट में चेक करें, ऑक्सीजन 6 2 ये तो 12 ऑक्सीजन है और 6 ऑक्सीजन के एटम ये रहे। तो आपकी लेफ्ट साइड के अंदर अगर आप ऑक्सीजन चेक करो, 12 + 6 कितने हो गए, 18। लेफ्ट साइड पर 18 ऑक्सीजन पड़े हैं। आओ जरा राइट पे भी चेक करते हैं। राइट में आपके ऑक्सीजन सिर्फ कितने पड़े हैं, 6। लेफ्ट साइड पे 18, राइट में 6। तो आइए जरा उधर भी ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अच्छा, अगर मैं थोड़ा ध्यान से एनालाइज करूं, यहां 6 लगा दूं, इससे क्या होगा जरा देखते हैं। 6 ऑक्सीजन तो आपके पास यहां पर पहले ही थे, अभी मैं एक्सोथर्मिक की बात नहीं कर रहा। ये 6 ऑक्सीजन आपके पास ऑलरेडी थे। अब ये 6 2 क्या हो जाएगा, 12। तो राइट साइड पे भी आपके पास ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 18। मतलब वहां 6 इंट्रोड्यूस कर हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो गया यहां पर, बैलेंस। आओ जरा एक बार इक्वेशन को और चेक करते हैं, ये बैलेंस हो चुकी है। कार्बन लेफ्ट साइड में 6,
राइट साइड में भी 6। अच्छा, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 12, राइट साइड में भी हाइड्रोजन 12। ऑक्सीजन 6 2s are 12 ऑक्सीजन ये रहे, और 6 ऑक्सीजन ये रहे, कितने हो गए 18। राइट साइड में चेक करते हैं, 6 ऑक्सीजन ये रहे और 6 2s are 12 ऑक्सीजन ये रहे, मतलब कितने हो गए 18। हेंस ये केमिकल इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस, जो कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। सो कंक्लूडिंगली, एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर आपको हीट इनपुट करवानी पड़ेगी। हीट इनपुट करवाने की वजह से ही आपका अवेलेबल सब्सटेंस नए में कन्वर्ट होगा। जैसे फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स के लिए दोनों चीजें अवेलेबल हैं। ये अवेलेबल सब्सटेंस अगर नए में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, वो तभी हो पाएगा जब क्या एंटर करेगा जी, सनलाइट एंटर करेगा। क्लियर मेरी बात जी? ये आपके पास कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस। हमने एट प्रेजेंट इसको बहुत अच्छी तरह से क्या रखना है, याद रखना है, कोई गलती ना हो बिल्कुल। ऑनलाइन वाले इसको पॉज करके जरा नोट भी कर सकते हैं, ध्यान से करना है। तो ये फोटोसिंथेसिस क्या है, रिएक्शन, ये हमारा एंडोथर्मिक वाला पार्ट है। अच्छा, इस सेकंड रिएक्शन का जो नाम है, उस सेकंड रिएक्शन का नाम है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो आओ, अब हमने एंडोथर्मिक तो समझ लिया, हम लोग जरा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी क्या करते हैं, समझते हैं। आइए जरा ध्यान से देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। सारे बड़ी ध्यान से विजुलाइज करेंगे, ध्यान से एक्सोथर्मिक भी समझते हैं। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आइए जरा ये एक्सोथर्मिक भी समझते हैं। जैसे हमने अभी अभी एंडोथर्मिक पढ़ा, जरा इस एक्सोथर्मिक वर्ड को भी आप थोड़ा सा स्प्लिट करके पढ़ोगे तो आपको इसका भी मतलब बड़ी ध्यान से क्लियर हो जाएगा। आओ जरा इसको स्प्लिट करते हैं। इस वर्ड के अंदर भी आपको नजर आ रहा है थर्मिक। अभी अभी हमने बोला थर्मिक वर्ड का सीधा रिलेशन होता है किससे, हीट से। हीट से सीधा रिलेशन होता है। थर्मिक, थर्मल, थर्मोडायनेमिक्स, इन सब वर्ड्स का मतलब हीट से लिया गया है। अच्छा, यहां पर अब आगे एक वर्ड लगा हुआ है, दैट इज एक्सो। पीछे एंडो था, इनपुट आना, अब यहां पर एक वर्ड लगा हुआ है क्या, एक्सो। ये जो एक्सो वर्ड है, ये एक्सो वर्ड रिलेट करता है किसको, एग्जिट को। मतलब अगर आप इस वर्ड को क्लब करो, आपको रिएक्शन का मतलब समझ में आ जाता है, जो एंडोथर्मिक से थोड़ा डिफरेंट है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर अगर अवेलेबल सब्सटेंस कभी भी नए में कन्वर्ट होगा तो नए प्रोडक्ट के साथ वहां पर हीट हमें एग्जिट में मिलेगी। ऐसे केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सो बाहर जाना, थर्मिक हीट का बाहर जाना। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर अवेलेबल सब्सटेंस नए में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये नए में कन्वर्ट होगा तो बाहर नए सब्सटेंस के साथ आपको हीट आउटपुट होती हुई मिलेगी। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में शायद एक एग्जांपल किया होगा, अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो आपको याद होगा, मैंने बोला था एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी एसिड एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसके अंदर हम लोग कोई मेटल का पीस डाल देते हैं। जब आप मेटल का पीस डालोगे नए प्रोडक्ट तो बनेंगे, साथ ही साथ ये टेस्ट ट्यूब नीचे से गर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा, टेम्परेचर बदल रहा है, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये टेम्परेचर इंक्रीज होने का क्या मतलब है, बाहर हीट निकल रही है जी। अगर आपको प्रोडक्ट साइड में कभी भी हीट इवॉल्व आउट मिले, टेम्परेचर राइज मिले, तो मतलब वहां एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो कंक्लूडिंगली एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर अवेलेबल सब्सटेंस नए में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये अवेलेबल सब्सटेंस जब नए में कन्वर्ट होगा तो नए सब्सटेंस के साथ आपको किसका एवोल्यूशन देखने को मिलेगा, हीट का। एंडोथर्मिक में अभी बोला था अवेलेबल सब्सटेंस नए में कन्वर्जन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हीट इनपुट नहीं जाएगी, वो था एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हम क्या कह रहे हैं, अवेलेबल सब्सटेंस नए में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो नया सब्सटेंस बनने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला है, उसके साथ क्या इवॉल्व आउट होने वाली है, हीट इवॉल्व आउट होने वाली है। बहुत सारे रिएक्शन नेचर में एक्सोथर्मिक होते हैं, हमारे पास भी ये आते रहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एट प्रेजेंट जैसे हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक पे काफी स्ट्रेस दिया, उसी तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हम लोगों को एक रिएक्शन पे बड़ा अच्छा स्ट्रेस देना है। ये लाइफ प्रोसेस में भी काम आएगा, आपको पता होना चाहिए और आपने वर्ड सुना जरूर होगा।
होगा। तो हम लोग जरा उस एक रिएक्शन की बात करते हैं, बट बेस नहीं भूलना, अवेलेबल से नया बनेगा, लेकिन नए सब्सटेंस के साथ क्या क्रिएट होगी, हीट, टेम्परेचर राइज मिलेगा आपको, तब जाकर हीट एवोल्यूशन देखने को मिलेगी। उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सारे हैं, आओ जरा एक एग्जांपल जरूर देखते हैं। हमारी बुक्स में बोला गया एक ना प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। लिखा होता है ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमारी बुक में एंडोथर्मिक की तरह क्वेश्चन पूछा गया है, रेस्पिरेशन कौन सी तरह का रिएक्शन है और इसे क्यों ऐसा बोलते हैं। ये वाई वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे स्ट्रेस में देखने हैं, इसको क्यों इस नाम से जाना जाता है। तो आओ समझते हैं जरा पहले ये रेस्पिरेशन क्या होता है। अगर आप समझते हैं ब्रीद इन ब्रीद आउट करना रेस्पिरेशन है, ये नहीं है, ये सिर्फ ब्रीदिंग साइकिल होती है। रेस्पिरेशन कुछ डिफरेंट प्रोसेस होती है। आओ जरा ध्यान से समझते हैं ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है क्या, और साथ साथ फिर आपको इसके साथ भी लिंक करेंगे कि ये एक्सोथर्मिक कैसे है, और ये लाइफ प्रोसेस में भी काम आने वाला है। ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग बात बताने वाला हूं, फिर उसको इधर से लिंक करेंगे। ध्यान से सुनना, आप लोगों ने शायद अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, अगर एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है, उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। वो ऑर्गेनिज्म बाहर एनवायरनमेंट से फूड इनटेक करता है, और फूड इनटेक करने के बाद अपनी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को क्या करता है, पूरी करता है। आपने शायद पढ़ा होगा, मैं ह्यूमन बीइंग से इसको ज्यादा बेटर समझा रहा हूं, हर ऑर्गेनिज्म के लिए बात है, ह्यूमन बीइंग से हम लोगों को जरा जल्दी क्लियर हो जाएगा। आपने शायद पढ़ा होगा, हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है, और इस पार्ट के अंदर जब हम लोग फूड इनटेक करते हैं, पूरी डाइजेशन प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होने के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। आपने शायद ये बात पढ़ी होगी अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि हम लोग जब खाना खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, वो फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ग्रो थ्रू होता है, और सारा कंप्लीट ब्रेक डाउन होने के बाद ग्लूकोज तैयार होता है, और भी चीजें तैयार होती है, ग्लूकोज तैयार होता है। अब इस ग्लूकोज को हमारी बॉडी के अंदर मिक्स कर दिया जाता है, किसके साथ, ब्लड के साथ। अब ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता होता ये ग्लूकोज आपके अलग 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 बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। ध्यान से देखना, मैं रेस्पिरेशन रिलेट कर रहा हूं और फिर इस रेस्पिरेशन को लिंक करेंगे एक्सोथर्मिक नेचर से, बट इसको ध्यान से समझना, आपको बेस बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों ने फूड इंटेक किया, फूड इंटेक करने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जनरेट हुआ, और जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जनरेट हुआ, उस ग्लूकोज को और भी चीजें हुई थी, बट ग्लूकोज जनरेट हुआ और वो ग्लूकोज ब्लड के साथ मिक्स हो गया, और मिक्स होने के बाद अब ये ग्लूकोज अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है। अच्छा, अगर आप प्रिसाइजली देखें, सपोज करो ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के एक पार्ट तक पहुंचा, ये हमारी बॉडी का कोई पार्ट था। आपने शायद अपनी बायोलॉजी के अंदर पढ़ा है, हमारी बॉडी का हर पार्ट सेल से मिलकर बना होता है। इन शॉर्ट, अगर ये हमारी बॉडी का पार्ट है, ये पार्ट किन से मिलकर बना होगा, मैं ऐसे 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 छोटे छोटे क्या बना रहा हूं जी, सेल बना रहा हूं। मतलब ये हमारा बॉडी पार्ट छोटे छोटे किन से मिलकर बना हुआ होगा, सेल से मिलकर बना होगा। अब वेसल के अंदर, रास्ते के अंदर ये ग्लूकोज और ब्लड मिक्स होकर आए और इस बॉडी पार्ट में एंटर कर गए। एक्चुअली ब्लड की रिक्वायरमेंट, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बॉडी पार्ट को नहीं है, ये जो अंदर सेल है उनको है जी। जब, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब बॉडी पार्ट के पास ग्लूकोज जाता है ब्लड के साथ मिक्स होकर, तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें सेल्स को रिसीव होती है। जैसे ही सेल के पास ये ग्लूकोज आता है, सेल के लिए ग्लूकोज एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको सेल कंज्यूम नहीं कर पाता जी। ये 9th में भी थोड़ी सी बात आई थी, हमने समझी थी, जब भी कभी ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो मिक्स हुआ है खाने के बाद पूरे, ये जैसे ही किसी बॉडी पार्ट के पास जाएगा, आपका बॉडी पार्ट इन छोटे छोटे सेल से बना हुआ है, इसका मतलब ग्लूकोज और ब्लड इस सेल को मिलेगा। जैसे ये ग्लूकोज वाला ब्लड इन सेल को मिलेगा, सेल के लिए ग्लूकोज एक बहुत बड़ी चीज है। अगर सेल के लिए ग्लूकोज एक बहुत बड़ी चीज है, सेल इस ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं कर पाते। अगर सेल बेचारे इन ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं करेंगे, सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, ये पार्ट काम नहीं कर पाएगा, और अगर ये पार्ट काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी। हेंस हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, जैसे ही ये ग्लूकोज और ब्लड इस सेल के पास जाएगा, आपने 9th में पढ़ा होगा, इस सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है कॉल्ड एज
माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम की सेल ऑर्गेनेली क्या करेगी, ये जो आपके सेल के पास ग्लूकोज पहुंचा है, इस ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया उस फॉर्म में तोड़ देगी ताकि सेल उसे कंज्यूम कर पाए। बिकॉज सेल के लिए ग्लूकोज एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जी, सेल ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं कर पाता। हेंस अगर एक सेल को प्रॉपरली काम करना है, उसको एनर्जी चाहिए, तो सेल के अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम की सेल ऑर्गेनेली है, ये क्या करेगी, इस ग्लूकोज को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी ताकि सेल उसे खा सके। और सेल कौन सी फॉर्म को खा सकता है, आपने शायद पढ़ा होगा, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये भी एडीपी में कन्वर्जन होता है, लेकिन ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी में कन्वर्ट कर देती है। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो आपको थोड़ा रेस्पिरेशन पता होना चाहिए जी। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज नाम के मॉलिक्यूल को एक छोटे वर्जन एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आपको समझ में आना चाहिए ये काम क्यों किया जाता है। सेल के लिए ग्लूकोज बहुत बड़ी चीज है, वो इन्हें कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, इसलिए सेल के अंदर एक वो स्पेसिफिक टिपिकल अपना काम करने वाली ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करने वाली है, यहां पर जितना भी ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको एटीपी में तोड़ देगी, एटीपी में कन्वर्ट कर देगी, मतलब एक रिएक्शन होगा, एटीपी में कन्वर्जन हो जाएगा। अवेलेबल ये था, नया बन गया। अब ये एटीपी ये छोटे छोटे सेल यूज करेंगे और यूज करेंगे, अपना काम करेंगे, जिसकी वजह से आपका बॉडी पार्ट क्या करेगा, काम। हमारी बॉडी के सारे पार्ट सेल से बने हैं, सारे सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, तो जब ब्लड वहां पहुंचता है तो ये सारे के सारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है क्या करती है, ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देती है, एटीपी में। तो यहां आपको क्लैरिटी आनी चाहिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देती है, एटीपी में। और ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, दैट इज रेस्पिरेशन। ये काम माइटोकॉन्ड्रिया तब करती है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो, मतलब हम लोग इनहेल एक्सहेल करते रहते हैं ना, वो इनहेलेशन प्रोसेस से सेल के पास ऑक्सीजन चली जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचती है ब्लड के अंदर मिक्स हो गई, ग्लूकोज भी गया, ब्लड भी गया, ऑक्सीजन भी गया, जैसे ही गया माइटोकॉन्ड्रिया ने ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट कर दिया, जिस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन। तो एट एन इंस्टेंट एक्सोथर्मिक क्या हम बात करते हैं, इसको लिंक करते हैं, बट आपको यहां पर थोड़ा सा ये टास्क एक्टिविटी भी समझ में आनी चाहिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस है क्या। अगर हम यहां समझ लेंगे हमें आगे लाइफ प्रोसेस समझने में भी इजी रहेगी, वहां भी हमने इसको दोबारा से डिस्कस करना है, तो क्यों ना यही क्लिक करते हुए चले ये क्या प्रोसेस होती है। आपको समझ में आना चाहिए ये क्यों किया जाता है। सेल ग्लूकोज को कंज्यूम जी नहीं कर पाते, इसलिए उनको एक छोटा वर्जन चाहिए चीजों का, और वो छोटा वर्जन क्या है, एटीपी है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन का मतलब बड़ा क्लियर होना चाहिए, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो लिख भी सकते हैं, ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, एटीपी में, ऑक्सीजन की हेल्प से इसको कन्वर्जन किया जा रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन प्रोसेस। आओ अब जरा हम लोग इस रेस्पिरेशन को ना एक्सोथर्मिक से रिलेट करते हैं। हमारी बुक में लिखा है रेस्पिरेशन कौन सा टास्क है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आओ जरा इसको समझते हैं। अब ये रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस वे से है, आओ जरा ध्यान से देखते हैं। बट उसके लिए थ्योरी थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए और बहुत अच्छे से ग्रिप होनी चाहिए। बड़ा इजी है, अगर आपने क्लब किया हुआ 9th क्लास और ये क्लास आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ग्लूकोज का एटीपी में तोड़ना माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, बिकॉज ग्लूकोज सेल कंज्यूम नहीं कर पाते, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। आओ जरा इसको हम अपने चैप्टर से रिलेट करते हैं कि ये एक्सोथर्मिक टास्क है, हमारी बुक में लिखा जाता है, मतलब क्वेश्चन है हमारी बुक में, क्या कहते हैं, बहुत सारे बुक्स में पूछा जाता है, कहते हैं रेस्पिरेशन कौन सी तरह का रिएक्शन है, एंड जैसे मैंने बोला था व्हाई, क्यों ऐसा है। तो आओ जरा देखते हैं। अच्छा अभी अभी हमने बोला रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट किया जाएगा, एटीपी में। ध्यान से सुनते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ना ये बना C6H12O6, जिसको क्या बोला, ग्लूकोज। अब जब ये ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचा, माइटोकॉन्ड्रिया ने हमारी बॉडी से और क्या इंटेक किया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इंटेक किया जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं। अब ये दो सब्सटेंसेस अवेलेबल है जो माइटोकॉन्ड्रिया ने रिसीव किए। अब इन अवेलेबल सब्सटेंसेस को माइटोकॉन्ड्रिया ने कन्वर्ट करना है उस फॉर्म में ताकि सेल उसे कंज्यूम कर पाए, और उस फॉर्म को क्या बोला गया, एटीपी। मतलब अब ये जैसे ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपके बॉडी सेल के पास जाएगी, ये अवेलेबल सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाएंगे एक एनर्जी कंटेंट में जो सेल यूज करेगा।
जब एटीपी तैयार होता है तो सिर्फ एटीपी ही नहीं बनता, हमारे सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, हमारे सेल के अंदर वाटर वेपर्स भी बनते हैं और उसको हम एक्सहेल आउट कर देते हैं। वो जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस होती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जब ये काम कर देगी सिर्फ एटीपी नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, वाटर वेपर भी बनेंगे जो हम लोग बाहर एक्सहेल आउट कर देते हैं। मतलब यहां पर इनअवेलेबल सब्सटेंसेस को नए में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस रिएक्शन के लिए आप नोट करें, हम लोगों ने यहां पर कोई हीट इनपुट नहीं करवाई, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर इस ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्या क्रिएट कर देगी, एटीपी भी बना देगी। एटीपी अकेला नहीं बनता, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी और वाटर वेपर्स भी बनेंगे। आप देखो अवेलेबल सब्सटेंस थे हमारे पास और अवेलेबल सब्सटेंस से क्या बन गया, नया सब्सटेंस बन गया। अब यहां पर दिमाग में आ रहा है कि यहां तो हीट कहीं निकली ही नहीं है, ये हीट निकली नहीं है तो एक्सोथर्मिक कैसे है। ये जो हमारी बॉडी के अंदर एटीपी रिलीज होता है ना, ये एटीपी और कुछ नहीं होता, एक तरह की हीट एनर्जी का ही कंटेंट है। हमारे सेल इस हीट एनर्जी को यूज करते हैं और अपना टास्क एक्टिविटी करते हैं जो वो परफॉर्म करने वाले होते हैं। मतलब ये जो हमें एटीपी कंटेंट मिला है ना माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, ये और कुछ नहीं है, ये हीट एनर्जी है। अब आप रिलेट करो जरा डेफिनेशन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें अवेलेबल सब्सटेंस नए में कन्वर्ट हो लेकिन नए सब्सटेंसेस के साथ हीट इवॉल्व आउट मिले, उस तरीके के केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हेंस रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस, ये एक एक्सोथर्मिक है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड वेपर्स के साथ एटीपी जो बनता है वो और कुछ नहीं है, वो हीटेड कंटेंट है, वो हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, हेंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो मतलब अगर हमसे पूछ लिया जाए रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस है, पहली बात तो पूछ लिया जाए रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज को एटीपी में तोड़ना। ऐसा काम माइटोकॉन्ड्रिया क्यों करता है, बिकॉज ग्लूकोज को सेल कंज्यूम नहीं कर पाता। अच्छा, फिर अगर पूछ लिया जाए रेस्पिरेशन कौन सी तरह का रिएक्शन है, आसान, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर पूछ लिया जाए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, व्हाई, बड़ा आसान आंसर, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है बिकॉज यहां पर अवेलेबल सब्सटेंसेस ग्लूकोज को नए सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन जब नए प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके साथ हमें एटीपी की फॉर्म में क्या मिल रही है, हीट एनर्जी डिराइव्ड आउट हो रही है। तो इसलिए ये कौन सा रिएक्शन है जी, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारा सेकंड टाइप का केमिकल रिएक्शन था जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कवर करना है, दैट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। कंक्लूड करूं अगर मैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर हीट इनपुट करवानी पड़ेगी तब नई चीजें बनेगी, एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर अवेलेबल से नया तो बन जाएगा लेकिन बाहर एग्जिट में हीट आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। आपको इस एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में फोटोसिंथेसिस क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, दैट इज ग्लूकोज को एटीपी में ब्रेक करना। तो ये हमारा आज 5th क्लास के अंदर हमारा सेकेंड टाइप का केमिकल रिएक्शन था, दैट इज एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। और भी बड़े एग्जाम्पल है, मैंने एक एक एग्जाम्पल पे स्ट्रेस ज्यादा दिया है बिकॉज ये बहुत पूछे जाते हैं और नॉलेजेबल भी हैं, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात बोलूंगा, इक्वेशन को थोड़ी बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करते रहनी है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। तो आज ये हमारी 5th क्लास में हम लोगों ने अपना सेकेंड टाइप का रिएक्शन खत्म किया, कॉल्ड एज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। बेस बात नहीं भूलनी, एंडो मतलब इनपुट, थर्मिक मतलब हीट, एक्सो मतलब एग्जिट आना, थर्मिक मतलब हीट। तो जिसमें हीट इनपुट जाए, नई चीज बने, एंडोथर्मिक। अवेलेबल नए में तब तक नहीं बनेगा जब तक हीट इनपुट नहीं आएगी, जैसे फोटोसिंथेसिस सनलाइट आती है। और अवेलेबल अगर नए में कन्वर्ट हो गया और अगर आपको प्रोडक्ट साइड के साथ हीट देखने को मिल जाए, उस तरह के केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, एक्सोथर्मिक। एग्जांपल रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए ध्यान से कि क्या होता है। हम अपनी अगली क्लास के अंदर अपने थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे चलेंगे जो बहुत पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत बार आता है, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे। पर तब तक आप लोग ये बहुत अच्छे से क्लब करके आना, डेली पढ़ते रहना है, कॉन्टिन्यूस स्टडी रखनी है, डेली प्रैक्टिस में रहना है। आप जितना डेली प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी पे अपने आप को प्रमोट करेंगे उतना बेटर आपको रिस्पांस मिलता जाएगा और हमारा सब्जेक्ट ग्रिप होता रहेगा और हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कोर करेंगे जैसे और स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं। तो इसलिए पढ़ के आना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है, बाय बाय।